हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कहाँ डिस्कवरी पर। और हम बात करते हैं इतिहास की। प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से डिस्कस करी है पिछले वीडियोस में। आपने नहीं देखी हो तो जाके पट्ट से देख लो पहले। और उसके बाद अभी इस वीडियो में हम टॉपिक जो बात करने वाले हैं उसके आगे की बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसका नाम है क्या? वैदिक सभ्यता। क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। और कई बार इसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये वही समय काल है, ये वही समय काल है जहां पे वैदिक परंपरा का मतलब क्या है भैया? यहाँ पे वैदिक परंपरा मतलब क्या? वेद पुराण, यानी यहाँ पे वेद पुराण और सारी चीजों की डिस्कशन हुए। पुराण तो खैर बहुत बाद में लिखे गए थे, लेकिन फिर भी वेद हो गए और वेदों के अंग हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ग्रंथ वगैरह, यहाँ सारी चीजें आई हैं। और यही आपको वैदिक संस्कृति में उद्भव समझ में आएगा। वेदों मतलब आर्यंस की, आर्य संस्कृति के बारे में यहाँ आपको पता चलने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सारी चीजें हैं, इसको हम यहाँ इसमें डिस्कस करने वाले हैं परिचय के तौर पे। तो ये तो समझ आ गया कि हम पढ़ रहे हैं क्या अभी? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से। और स्टार्ट करने के बाद देखो भाई साहब, फिर से थोड़ा सा पीछे हमें बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि कुछ तो कारण है। ठीक है, अब कुछ कारण क्या है वो देख लेना जरा। ये जो जगह है ये आपकी क्या है? भारत है, उस समय का, प्राचीन काल का। और ये वो जो जगह थी जिसको हमने पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से कौन सी बोल दी थी? सिंधु घाटी सभ्यता वाली जगह, यही जगह थी, है ना। लेकिन दो क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय काल हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था? 2350 बीसी से 1750 बीसी, मतलब ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। ये समय था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं, यानी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, या वैदिक काल, या आपको जो लगे वो आप यहाँ पे बोल सकते हो, सभ्यता और काल में। ठीक है, जिसका हम समय पीरियड बता रहे हैं 1500 बीसी से 600 बीसी तक का, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल चलने वाला है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले कंफर्म करने के हैं। ये 2350 से 1750 चल रही थी, यानी वैदिक सभ्यता जो खत्म, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है वो 1750 बीसी में खत्म हुई है। ठीक है, और अगली सभ्यता जो आ रही है वो है 1500 बीसी में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है कितना? 250 सालों का। 250 बीसी मतलब यहाँ पे ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। 250 साल तक इतिहास कहाँ गया? 250 सालों का इतिहास खो गया। ये जहां खो गया आसमां, कहाँ गया भैया ये इतिहास 250 सालों का? तो फिर यहाँ हम पॉज कर देते हैं इसको, किसको? इस सवाल को, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, इसका जवाब हम थोड़ी देर में आपको खुद ही मिल जाएगा। सबसे पहले वापस आते हैं। यही वो जगह थी इनके समय में जो सप्त सैंधव प्रदेश कहला रही थी। क्या कहला रही थी? सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। और यहाँ के निवासियों को हमने क्या बोल दिया था? सैंधव बोल दिया था, है ना। हमने मतलब किसने? इन लोगों ने। ये वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, अभी यहाँ के लोग सैंधव कहला रहे हैं। ठीक है, ये किसने बताया कि ये सैंधव है? किसने बताया? इन लोगों ने बताया, ये वैदिक सभ्यता वालों ने। और ये लोग कहला रहे हैं कौन? आर्य। क्या नाम है? आर्य नाम है। आपने महाभारत देखी होगी, और महाभारत में वो जो चर्चा करते हैं ना भीष्म पितामह और ये, हे आर्य, तो वो कहते हैं हाँ आर्य, हे आर्य पुत्र, हे आर्य पुत्र बधू, और सारी चीज आर्य आर्य। तो ये आर्य शब्द जो है ये किसका शब्द है? ये वैदिक कल्चर वाले लोगों का शब्द है। ये आर्यंस कहलाए। ठीक है, अब आर्यंस थे कौन, क्या है, ये सारी चीजें हम यहीं डिस्कस करने वाले। रुक जाओ, पूरी चीज एक एक करके समझना, नहीं तो बाद में फिर कहो समझ नहीं आया। सो आर्यंस यहाँ के लोगों को हम बोल रहे हैं। किसको? कौन से लोगों को बोल रहे हैं? इन लोगों को, इस सभ्यता के लोगों को। तो भैया ये सैंधव लोग कहाँ गए? इनको अभी हम सैंधव बोल रहे थे, अब नए लोग ये आर्यंस आ गए। तो क्या यही लोग आर्यंस बन गए या कुछ और फंडा है? तो हमने चर्चा करी थी इसमें, लास्ट वीडियो ही देख लेना, पतन वाली, जिसमें हमने सिंधु घाटी के पतन की बात करी थी। तो एक थ्योरी चलती है जिसके हिसाब से आर्यंस, विदेशी लोग आए और उनने आक्रमण करके इन लोगों को फोड़ डाला, तो अब वो लोग रहने लगे, ये तो चले गए।
तो ये जो लोग अब आएंगे ये आर्यंस कहला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है, ये संस्कृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत भाषी हैं ये आर्यंस, ठीक है भाई साहब। तो सिंधु घाटी के लोग क्या बोल रहे थे, ये अपने को नहीं पता क्या बोल रहे थे, ये तो चित्र बता रहे थे तो वो अपने पढ़ नहीं पाए, ठीक है, इसलिए नहीं पता। लेकिन ये संस्कृत बोल रहे हैं, तो ये बताते थे कि इदम गच्छामि। उनने पूछा किदम गच्छामि, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, उनने कहा उदम गच्छामि, उतने जा रहे हैं, ठीक है, देख लो। तो ये संस्कृत भाषी लोग थे। दूसरा एक काम है, दूसरा एक इनका प्रमुख व्यवसाय, इन लोगों का तो अपन को समझ में आ गया था भैया, खेती भी कर रहे हैं और व्यवसाय भी कर रहे थे। कौन, सिंधु घाटी वाले। ये लोग कौन थे, ये लोग थे भैया पशुपालक। कौन थे, पशुपालक, मतलब चरवाहे, नाम सुना है चरवाहे, ये पशुपालक हुआ करते थे आर्यंस, ठीक है। पशुपालक मतलब जो झुंड के झुंड नहीं, वो भेड़ बकरियों के चरते रहते हैं, निकलते रहते, बोला उसे नहीं जाना, वो निकलते हैं ना ऐसे, वो पशुपालक। उन पशुपालकों में क्या है भाई साहब कि फैमिली के तो 4 लोग रहते हैं, लेकिन वो पशुओं, जो अपना परिवार है पशुओं वाला, वो पशु परिवार में भाई हजारों की तादाद में कई बार भेड़ बकरी और बाकी के जानवर रहते हैं। सो ये यही लोग थे। अब कारण सुनना, देखो अभी हमने क्वेश्चन पे एक पे रोक के दिया था कि ये 250 साल, जाने कहाँ गए वो दिन, ये वही दिन है 250 सालों के, कहाँ गए। तो क्या हुआ, कैसा हुआ, तो अब देखो, ये वो क्षेत्र था जो खत्म हो गया 1750 में, सिंधु घाटी वाला। लेकिन ये जो क्षेत्र था सब तो सेंधव, 7 सिंधु की नदियां धाराएं बह रही थी और यहाँ पानी की तो प्रचुर मात्रा थी। अब प्रचुर मात्रा के कारण 250 साल तक जब किसी जगह पे कोई नहीं रहेगा तो वो जगह कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वीरान हो जाएगी ना। अरे हाँ, हैं वीरान नहीं होगी, कैसी होगी, आवाज तो और नहीं होगी ना, जब कोई नहीं रहेगा तो क्या बंजर हो जाएगी, क्या वीरान हो जाएगी, है ना। वीराना ना, गुमनाम है कोई वीराना। वीराना मतलब क्या है कि यहाँ पे खंडर और इस टाइप की चीजें हो जाएंगी। पानी की और उपजाऊ जगह तो थी, तो यहाँ पे पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये लोग जो है, ये लोग मतलब कौन, आर्यंस। ये है क्या, ये है पशुपालक, इनके पास है हजारों की तादाद में पशु। और भाई साहब आप तो कुछ भी खा लोगे, कंदमूल खा के काम चला लोगे, लेकिन आप अपनी बकरी को कहोगे कि ले खा ले, तो वो कहेगी मैं नहीं खाऊंगी, क्या खाऊंगी, मैं तो घास खाऊंगी। तो इन्हें घास चाहिए, चारा चाहिए। तो ये पशुपालक भटकते रहते थे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब ये भटकते भटकते कहीं से तो आ रहे होंगे, और आ रहे होंगे तो इस 250 साल इस जगह पे कोई नहीं है, तो ये जगह कैसी हो गई, यहाँ पे चारा चारा चारा, पूरे में चारा उग गया। और हमने बात करी थी कि ये जो जगह है सिंधु घाटी वाली, ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना, इतना बड़ा क्षेत्रफल था, उतने में चारागाह हो गए। तो चारागाह हो गए, नहीं अथाह मात्रा में चारागाह मिल गए। किसको मिल गए, इन पशुपालकों को, आर्यंस को। तो ये लोग आए और यहीं पे रहने लग गए। समझ में आई कि नहीं आई समझ में, बिल्कुल आ गई। अब दूसरी समस्या, जे आए थे तो कहां से आए थे, कहां के थे भाई, कहां के थे, ये भी बहुत बड़ी समस्या आ गई। ये हमें समझ में आएगा, पशुपालक हैं, संस्कृत बोल रहे हैं और ये आ गए चारे की तलाश, ठीक है, और रुक गए, ये बढ़िया है। लेकिन कहां से आए, कहां के थे ये लोग, तो आर्यंस कौन थे, कहां के थे, तो आर्यंस। अब ये भैया जो आर्य है, चूंकि ये संस्कृत भाषी लोग हैं, संस्कृत में आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, सुंदर, सुशील, सुडोल, हर प्रकार से अच्छे व्यक्ति विशेष संस्कृत में आर्य कहलाते हैं। तो इनने अपना नाम आर्य डाला, मतलब हम ही सब बढ़िया है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करते। आर्यंस की जगह ये आर्य मतलब भाषा परिवार है। ये जो भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय मतलब इंडियन, यूरोपियन, बहुत सारी भाषाएं हुई हैं। जैसे प्रमुख भाषाओं की बात करें तो एक संस्कृत एक प्रमुख भाषा है जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलती है, उससे ही बाकी की सारी भाषाएं निकली। ये संस्कृत के अलावा आपने नाम सुना होगा यूनानी लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज सुना है ना, ग्रीक लैंग्वेज हो गई, स्लाव लैंग्वेज जो स्लावाकिया में चलती है, मतलब जो रशिया के आसपास वाले क्षेत्रों में वो स्लाव लैंग्वेज चलती है, ठीक है। सो स्लाव हो गई, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन तो खैर बाद में आई, रोमन लैंग्वेज जिनको हम बोल रहे हैं। सो ये कुछ प्रमुख लैंग्वेज हुआ करती थी जिन्हें आर्य भाषा परिवार की जो है भाषा कहा गया है, लैंग्वेजेस कहा गया है। तो आर्य मतलब इन सारी भाषाओं को बोलने वाले शुरुआती लोग क्या कहलाए, आर्यंस कहलाए, ठीक है, आर्य कहलाए। तो ये अलग अलग मत है विद्वानों का, ठीक है। अब दूसरी समस्या, ये थे कहाँ के निवासी थे। सो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है क्या, मैक्स मूलर, नाम सुना होगा आपने, है ना। ये मैक्स मूलर साहब हैं। ये मैक्स मूलर कहते हैं कि ये जो आर्यंस हैं, ये मध्य एशिया के निवासी थे। किसके, मध्य एशिया। मध्य एशिया कहाँ है, एशिया के मध्य में है, वही मध्य एशिया कहलाता है। अब आप कहोगे वो तो हमें भी समझ में आ गया महोदय, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सो एग्जैक्ट लोकेशन अपना जो इंडिया है ये दक्षिण एशिया कहलाता है। इसके ऊपर जाओगे
तो उत्तर हो जाएगा, लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच वाला इलाका, मतलब यहाँ से हम जाएंगे तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो थोड़ा दूर आएगा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो मध्य एशिया। तो वहां कहीं से ये लोग आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि ये चरवाहे थे ना भैया, चारा चराते थे। अब इनके पशुओं के लिए एक जगह चारा मिला, खत्म हो गया, क्या करेंगे, आगे हैं चलो, तो आगे जाएंगे। और जाते जाते जीवन इनका ऐसे गुजर रहा था, लेकिन इनकी किस्मत देखो, किस्मत है, वही बोलते हैं ना कि छोड़ो, नहीं बोलता, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। अभी भैया किस्मत ऐसी अच्छी थी कि 250 सालों से ये जो जगह थी ये वीरान पड़ी थी, और वीरान पड़ी थी मतलब चारागाह पर्याप्त मात्रा में थे। ये लोग घूम फिर के आ गए कहाँ, यहाँ। ये एक लौते ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ आए, कुछ लोग वहां भी चले गए थे, साइड भी चले गए थे, पश्चिम साइड भी, ठीक है। सो हाँ, अब ये लोग आए और इन्हें विशाल चारागाह जब मिल गए, विशाल चारागाह जब मिल जाएंगे तो आदमी क्या करेगा? अभी तो बहुत टेंशन होती है ना भाई, कमाई की तो टेंशन है ना, पापी पेट, और ये पापी पेट भर गया तो आलस आने लग जाता है, यही तो होता है। तो इन लोगों को जब ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके कारण ये भटक रहे थे, जाते जा रहे थे, लेकिन यहाँ भटकना बंद हो गया, चारागाह मिल गए, ठीक है। अब चारागाह मिल गए तो आदमी क्या करेगा? अब फ्री है आदमी, क्योंकि अभी तो टेंशन रहती थी कि यार वो आज खा लेगा पूरा चारा, तो अब क्या करेंगे, कल फिर चराने आगे जाना पड़ेगा। अब इतने चारागाह हैं कि भैया हैं, जाओ पूछ लेते थे कि क्या भैया कहाँ जा रहे हैं, तो बकरी कहती थी मैं, तो कहते थे ठीक है चले जाओ। तुम कहाँ जा रहे? इनके पीछे ही, तो तुम भी चले जाओ। अब इन्हें टेंशन नहीं, अब ये फ्री हो गया आदमी। अब आदमी फ्री होगा तो खाली दिमाग, और खाली दिमाग शैतान का घर है ना, कुछ ना कुछ तूफानी करेगा आदमी, और तूफानी करेगा तो यहाँ से समस्याएं होना चालू होगी। देखो भैया, जब खाली दिमाग होता है तो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो जंगल वाला इलाका तो है ही है भाई, चारे के अलावा जंगल वाला क्षेत्र भी है, तो जंगल में मंगल भी होता है और जंगल में त्याग तपस्याएं भी होती हैं। तो या तो कर्म करोगे या धर्म करोगे, तो धर्म और कर्म दो जगहों पर विभाजित हो जाएगा। क्या अपना ये वैदिक काल, मतलब कुछ धर्म वाले काम होंगे, तो तभी तो इसको वैदिक काल बोलते हैं, क्योंकि वेदों की रचना यही हो गई, ग्रंथों की रचना यही हो गई। रचना इन द सेंस संकलन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मतभेद है विद्वानों और बाकी के धर्म गुरुओं के बीच में, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वेदों की रचना हुई है, वैदिक शास्त्रों की, ग्रंथों की रचना इसी समय काल में, इसी समय काल में हुई है, 1500 BC से या ईसा पूर्व से 600 BC के आसपास। सो इसी कारण इस काल को हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का समय बोल देते। तो ये क्लियर हो गया नाम क्यों बना है वैदिक। आर्यंस समझ में आ गया कि आर्य कौन है। एक तो ये श्रेष्ठ और कुल उच्च कुल के लोग बोलते हैं खुद को, या तो भाषा परिवार है जो अलग अलग भाषाओं वाला परिवार है। सो यहाँ हमें समस्या नहीं। तीसरी चीज हमें मैक्स मूलर ने बता दिया कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। मतलब बोलना है क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया अंटार्कटिका के नहीं, आर्कटिक के हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब ऊपर में, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर में। जैसे आपने तिलक साहब का नाम सुना होगा, तिलक साहब ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना। सो बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक सागर से, ठीक है। अच्छा, कुछ और विद्वान भी है, जैसे आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, तो उनका ये मानना है कि भैया ये तिब्बत से थे, ठीक है। और बहुत सारे गंगानाथ झा हो गए, तारानाथ हो गए, तो उनका कहना है कि ब्रह्मर्षि देश से आए हुए थे। तो अलग अलग लोगों का अलग मत है, लेकिन हम जो सर्वमान्य मत, सर्वमान्य तो नहीं है, बहुत सारे ज्यादा लोग जो मानते हैं वो मैक्स मूलर का ही मानते हैं कि भैया ये मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। चरवाहे थे, संस्कृत बोलते थे, आर्य कहलाते थे, सारी चीजें। अब ये सारी चीजें हमें पता कैसे चली, क्योंकि इनने ये ग्रंथ वगैरह लिख दिए। हमने बताया ना कि आदमी जब फ्री हो जाता है तो कुछ तो करता है, या तो धर्म करेगा या कर्म करेगा, दो ही काम कर सकते हैं। तो धर्म मतलब धार्मिक स्वरूप और धार्मिक जीवन की हमें यहाँ पूरी चर्चा करनी है, जो आगे जाके हिंदुत्व या हिंदू धर्म कहलाने वाला है। अभी तो ये वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक कल्चर है, वेदों की ओर लौटो, और वो वेद वाला जो इनिशियल, जो प्योर फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग होगी आपकी धर्म की, आप वो क्या है, वैदिक कल्चर वाला। लेकिन जो चेंजेस आके आपका फिर धीरे धीरे सारे धर्मों में चेंजेस आते जाते हैं, सो वही सारे चेंजेस आए, वो भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले तो वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है, इसका समय काल हम देख रहे हैं क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, है ना, 600 ईसा पूर्व तक की ये समय काल है। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस वैदिक काल में दो काम होंगे, एक तो धर्म और कर्म, ठीक है, धर्म और कर्म, ठीक है। कर्म मतलब सामाजिक व्यवस्था की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, है ना। समाज हो गई, और बाकी समाज कैसे क्या बढ़ रहा है सारा सभ्यता। सो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कहाँ, हम कर्म के अंदर देखने वाले। और धर्म के अंदर हम पूरे धार्मिक जो कल्चर है पूरा, मतलब कि यहाँ पे जैसे वेदों का निर्माण हुआ, वेदों का संकलन हुआ, वेदों के अलावा
ब्राह्मणों को बनाया गया। ब्राह्मण के अलावा अरण्यक भी बने, अरण्यक के अलावा उपनिषद भी बने। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो धार्मिक रूप से। तो वेद तो बड़ी चीज हो गई और बाकी इन सबको कहते हैं क्या, हम ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। सो वेदों और ग्रंथों की रचना इसी समय में हुई जिसमें वेद प्रमुखता से आते हैं। इसीलिए इस वेदों की रचना काल के कारण, संकलन के कारण इस समय को क्या कह देते हैं, वैदिक काल कह दिया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब वेद है 4 और ये ग्रंथ। ठीक है, सो वेद जो 4 वेद है भैया, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक प्रमुख वेद है जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेद, सबसे पहला वेद है और दुनिया का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब ये ऋग्वेद में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन बाद के जो वेद है ना उनमें कुछ चेंजेस आते चले गए जिससे समस्याएं पैदा हो गई। ठीक है, चलो, सो ऋग्वेद के अलावा फिर आएगा आपका सामवेद, सामवेद सामवेद के अलावा यजुर्वेद। अब आप कहोगे सर यार क्या लिखवा रहे हैं, यजुर्वेद पहले आएगा। हाँ, तब पहले ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे सामवेद पहले। ठीक है, फिर यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। क्या नाम है, अथर्ववेद। तो भैया ये अथर्ववेद ने तो मतलब काया ही पलट दी पूरे माहौल की, है ना। अपन देखेंगे सारी चीजें, ये सबसे बाद का वेद है। ठीक है, अब हुआ कुछ ऐसा कि केवल इस ऋग्वेद को बनाने में ही 500 साल लग गए। कितने लग गए, 500 साल। तो भैया 500 साल में अकेले एक वेद ये संकलित हुआ है, यानी इस वेद में अकेले 500 सालों की जानकारी मिलती है, 500 सालों। और उसके बाद जो 400 साल बचे हैं उसमें ये 3 वेद, कौन से, ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और बाकी के ये ग्रंथ जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद ग्रंथ बने हैं। तो इनके कारण अध्ययन की दृष्टि से अपन क्या करते हैं कि इस वैदिक काल, याद रखना, वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का ये जो समय काल है, इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट देते हैं। किसको, वैदिक काल को। एक को बोलते हैं हम क्या, ऋग्वैदिक काल। क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कैसे बोलते हैं, इसमें ऋग्वेद में हमें पूरी जानकारी इस काल की मिलती है, 500 सालों की जानकारी मिलती है। सो इसका समय काल ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक, 2 भागों में बांट दिया वैदिक काल को, एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग्वेद में जो पूरी जानकारी 500 सालों की मिलती है उसके आधार पर जो हमने पूरा समय काल बनाया उसको ऋग्वैदिक काल, और बाकी के 3 वेद और ग्रंथों के आधार पर जो जानकारी मिलती है वो 400 सालों की मिलती है, तो उसको उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समय नाम तो हमने 2 भाग में बांट दिया, अब ये टाइम भी बांट दे। तो भैया 1500 से लेके 1000 BC तक का, ठीक है, ये जो समय काल है ये ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और उत्तर वैदिक काल इसके बाद 1000 BC से या ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाएगा, उत्तर वैदिक काल। समझ में आ गई, कैसे आ गई, अब एक बार और लिख लेता हूं या बता देता हूं। ये ऋग्वेद में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है भाई साहब। सो ऋग्वेद की जानकारी पर आधारित है ये पूरा काल। बाकी के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। सो ये 3 ग्रंथ हैं और ये 3 वेद हैं बाकी के। इन तीनों और तीनों 6 चीजों में जो पूरी जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, इन 400 सालों की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर अपन इनको धर्म के आधार पर बांट देते हैं। साथ ही साथ अब दोनों समय मतलब 500 साल में अलग व्यवस्थाएं चल रही थी, समाज अलग चल रहा था, और समाज के अलावा अर्थ, धर्म वगैरह जो भी आपका है वो पूरा आर्थिक व्यवस्थाएं या फिर राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो अलग चल रहा था। इसमें उसकी जानकारी ऋग्वेद में वो भी मिलती है, और उत्तर वैदिक इन ग्रंथों में उत्तर वेद की सामाजिक, आर्थिक और सारी की सारी राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता चल जाता है। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से है कि नहीं। सो भाई ये अपना एक ओवरव्यू हो गया। क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। अब अपने को क्या करना है, पूरी चीज, पहले धर्म करेंगे अपन भी, फिर कर्म करेंगे, है ना। सो अपन पहले एक एक वेद और ये सारे ग्रंथ पढ़ेंगे कि इनमें एक्चुअली लिखा क्या है,
क्या क्या चीजें प्रमुख हैं या किस किस प्रकार की चीजों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो एक एक चीज को हम स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ेंगे, अरण्यक भी, उपनिषद सब पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी फिर स्मृति और सारे सारे उपांग सब पढ़ेंगे। डोंट वरी, बिल्कुल एक एक चीज, मतलब आप ये मान लो कि कुछ नहीं आता होगा ना तो इतना धर्म आने लग जाएगा कि आप कहोगे वाह इतना धर्म, ठीक है। सो सीखना जरूरी है। जब तक अपन को चीजें पता नहीं होंगी ना, जबरदस्ती में कुछ भी बोल देते, एटलीस्ट पता तो हो, बेस तो पता हो, है ना। और पूरा इतिहास है, पूरे इतिहास में एक एक धर्म के बारे में अपन को बिल्कुल खुल के चर्चा करनी है, ठीक है। सो शुरुआत प्राचीन भारत से ही होती है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है मानव सभ्यता की। धर्म भी यहीं बनेंगे, सारे धर्मों की चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई यहाँ अब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, मतलब पहले इनिशियली हम ये वैदिक कालों में पहले पूरे वेद पढ़ेंगे, वेद के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद पे चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद हम सामाजिक, आर्थिक और ये सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। किसकी? अरे भाई इसी की, आपके वैदिक काल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।